नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस के मुद्दों पर राज्य सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लेने की बात कही थी। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी के खत को जवाब दिया है। राज्यपाल के लिखे गए पत्र में मानसून सत्र बढ़ाने की बात कही गई थी, जिस पर सीएम उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स और केंद्र सरकार ने डेल्टा प्लस वायरस के संक्रमण को लेकर चेतावनी दी है, जिसके चलते मानसून सत्र से 5 और 6 जुलाई इन 2 दिनों के लिए ही होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी सीएम ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष पद को संभालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मई के रिजर्वेशन मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों की पहचान कर लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है। फैसले में कहा गया था कि किसी समुदाय को पिछड़े वर्ग की सूची में डालना या उससे बाहर करने के बाद अंतिम सूची पर फैसला राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर रिव्यू याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जो भी आधार रिव्यू के लिए दिए हैं, उनको पहले ही 5 मई के फैसले में डील किया जा चुका है। वह मराठा आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट के खारिज के सांसद संभाजी राजे शतपथी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संभाजी राजे ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का सवाल ही नहीं है। अब आरक्षण राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार को अब मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि मराठों को आरक्षण दिया जाए या नहीं। सांसद संभाजी राजे शतपथी ने मांग की है कि केंद्र 102वें संशोधन पर अध्यादेश जारी करे और संविधान में संशोधन कर राज्यों को अधिकार दे। मौन आंदोलन में समय लग रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि असाधारण स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए उन्हें राष्ट्रपति के पास जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने सतारा स्थित जरंडेश्वर चीनी मिल को जब्त कर लिया है। यह चीनी मिल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी रिश्तेदार की है। यह कार्रवाई अजीत पवार के लिए बड़ा धक्का भी मानी जा रही है। सहकारी बैंक में 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद इस प्रकार की कई सहकारी चीनी मिलों के बिकने की नौबत आ गई है, जिन्हें कम दाम पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों ने ही खरीद लिया। और इन्हीं में से एक जरंडेश्वर चीनी मिल भी है, जिसे अजीत पवार के करीबी रिश्तेदार राजेंद्र कुमार घाड़गे ने खरीदा है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी रिश्तेदारों की चीनी मिल पर ईडी ने जब्ती की कार्रवाई की है, जिसे लेकर अजीत पवार ने कहा है कि इस चीनी मिल को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही बेचा गया है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए घोटाले के मामले में ईडी ने सतारा के जरंडेश्वर चीनी मिल पर कार्रवाई की है। एक प्रक्रिया के तहत इस मिल को टेंडर में सहभागिता लेकर गुरु कमोडिटी ने खरीदा था, जिसको आगे बीवीज ग्रुप के हनुमंत गायकवाड़ ने चलाने के लिए ले लिया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष
शरद पवार के पोते और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक रोहित पवार की भी ईडी की ओर से जांच कराने की मांग बीजेपी प्रवक्ता किरीट सोमैया ने की है। कन्नड़ सहकारी चीनी मिल को कम दाम में खरीदकर विधायक रोहित पवार ने आर्थिक घोटाला किया है, ऐसा आरोप किरीट सोमैया ने लगाया है। ईडी ने आज अजीत पवार के बेनामी शुगर फैक्ट्री चरणबेश्वर कारखाने की प्रॉपर्टी जब्त की है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों का पैसा घोटाला करके शरद पवार परिवार ने ऐसी अनेक शुगर फैक्ट्रीज ली है। रोहित पवार ने इसी प्रकार से और एक शुगर फैक्ट्री अपने कब्जे में ली है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ईडी ने ईडी ने जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है और इसे में शरद पवार के जो पोते हैं उनके चीनी मिल का भी इस मामले में जांच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ वसूली मामले में ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर कहा है कि मैंने पहले भी ईडी के साथ सहयोग किया और आगे भी करता रहूंगा। देशमुख ने कहा कि ईडी ने मुझे दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए 2 समन भेजे हैं, जिनका मैंने 2 पत्रों में अन्य मामलों का विस्तार किया है, जिसमें ECIR की एक प्रति और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, ताकि मैं इन दस्तावेजों को एक साथ कर सकूं और उन्हें भेज सकूं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि अनिल देशमुख, जो कि पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और ईडी के कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि मैं लगातार ईडी के सहयोग में हूं। जब भी मुझे समन दिया जाता है तो मैं पेश होता हूं और मैं पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन महाविकास आघाड़ी भी इस बात पर सहमत है कि पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग करते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून से संबंधित सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। पवार ने कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जिन हिस्सों पर किसानों को ऐतराज है उनमें संशोधन बेहद जरूरी है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर, खासकर कृषि कानून को लेकर शरद पवार ने कहा, शरद पवार पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, कि जहां किसानों को आपत्ति है उसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इन कानूनों को खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से किसान अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठे हैं और 3 कृषि कानून जो नए बनाए गए हैं उसे वापस यानी खारिज करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 9,195 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 60,70,599 हो गई है। इसके अलावा 252 संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 1,22,197 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लगभग 8,634 लोगों ने संक्रमण को मात दिया है। अब संक्रमण से जीतने वालों की संख्या 58,28,535 पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण से उबरने की दर 96.01% और मृत्यु दर 2.01% है। संक्रमण की दर 14.5% है। राज्य में एक्टिव रोगियों की संख्या 1,16,660 है। तो 24 घंटे में कोरोना से 252 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में यानी कोरोना की रफ्तार धीमी तो हुई है, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुंबई में कुछ जगहों पर टीकाकरण
लगाए बिना कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाया जा रहा है और ऐसे में अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भारी संख्या में लोग टीका लगाने टीकाकरण केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है, क्या कुछ कहा देखिए। मुंबई में कल टीकाकरण केंद्र ठप थे और आज बीएमसी ने ट्विटर के जरिए ये साझा किया था कि सिर्फ 3 घंटे यानी 2 बजे से 5 बजे तक ही टीकाकरण कुछ ही जगहों पर चालू रहेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीकाकरण को लेकर आप कितने घंटों से इस कतार में खड़े हो, क्या परेशानियों की से खड़े हैं, अभी तक टीका नहीं लगा। सुबह 11 बजे से आप खड़े हो, लेकिन 2 बजे से 5 बजे तक ही आप टीकाकरण का टाइम है। लाइन तो लगाना पड़ा ना, हम लोग को सुबह से लाइन तो नंबर आया, इसका इंतजार करके हम लोग खड़े हैं। हमारा नंबर आएगा अभी तो लोग 3 भेजने को आए, तो हमारा नंबर नहीं आया। आगे और भी कुछ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा कैसे होता है वो, तो सेकंड डोज फर्स्ट डोज का ऑफलाइन का ऑफलाइन का लाइन है। तो मॉर्निंग से हम 8 बजे तक 4 बजे हमको बोला तो 2 बजे डोज लगेगा। तो फिर हम वापस चले 12 बजे से वापस आने खड़े 12 बजे से हम 20 जनों को डोज लगेगा, 20 या 22 को। इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8 दिन से घूम रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा, हम लोग काम करके नहीं ले रहे। हम क्या कर सकते हैं गरीब वाले बताओ। अभी बोल लाइन लगाया तो इतना 15 जन को मिलेगा, 20 आदमी को मिलेगा, बोलते हम क्या करेंगे। सुबह से लाइन लगाएंगे, 8 दिन से घूमते। तो आपको काम करना ही आपने काम पे नहीं करा रही, वैक्सीन लगा के काम पे आओ और यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो रही है। 1 हफ्ते से घूम रहा हूँ, लाइन लगाकर हम चले जाते हैं। 1 हफ्ते से आप यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग रजिस्टर हुआ कि अपन नहीं मिलता है, ऐसा हो रहा है। तो हम गरीब लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के क्या खाएंगे बताओ। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फरियाद सैयद। मुंबई में कल टीकाकरण वही ठाणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ठाणे के रहने वाले 55 साल के शिक्षक चंद्रशेखर जोशी को ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पिछले हफ्ते फोन आया। उन्हें कहा गया कि आपका डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, उसे ले जाइए। जब चंद्रशेखर जोशी वहां पहुंचे तो उन्हें एक अधिकारी ने बताया कि आईसीएमआर के डाटा के मुताबिक आपका 22 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो चुकी है। चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि वह अक्टूबर 2020 में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन खुद को होम आइसोलेट कर लिया था और उसके बाद रिकवर हो गए थे। नगर निगम की इस गलती के बाद उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। हालांकि ठाणे नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संदीप मालवी ने कहा कि ऐसा मामला सामने आया है, पर टीएमसी यह डेटा नहीं बनाती है, यह पुणे से बनकर आता है। यह लिस्ट हम नहीं बनाते हैं, गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे से हमारे पास जो भी लिस्ट बनकर आएगी हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि ठाणे का ये मामला है जहां पर एक शख्स जो कोरोना पीड़ित हो गया था, लेकिन नगर पालिका की तरफ से, ठाणे महानगर पालिका की तरफ से उसे फ़ोन आया कि आपका डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, आप ले जाएं। यानी वो आदमी जो ठीक हो गए, जिसे सर्टिफिकेट यानी डाटा में लिस्ट जो बनाई गई उसमें डेथ घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। तो महाराष्ट्र से खबर है जहां ठाणे में एक शख्स जो जिंदा है, जिसे डेथ घोषित यानी कि उसकी मौत हो गई है, इस तरह से घोषित कर दिया गया है। तो मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा अस्पतालों और कोविड केयर केंद्रों में रिक्त बेड्स से लगाया जा सकता है। 3 जंबो कोविड सेंटर बंद होने के बावजूद बीएमसी और अन्य कोविड केयर सेंटर्स में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित बेड्स में से 80% सामान्य और 83% ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं। बता दें कि रोजाना मिल रहे कोरोना के नए मरीजों की संख्या 500 से 700 के बीच पहुंच गई है। इसके अलावा मुंबई में रोजाना मिल रहे नए मरीजों के मुकाबले ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हो रहे हैं।
तो आपको बता दें कि मुंबई में लगातार कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। अस्पतालों में कोविड के बेड खाली पड़े हैं, यानी लगातार लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। वह मुंबई में फेक वैक्सीनेशन स्कैम में अब तक 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कुल मिलाकर 13 आरोपी हैं, जिसमें से पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फेक वैक्सीनेशन स्कैम में मुंबई में 9 और ठाणे में 1 मामला दर्ज किया गया है। ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने दी है। वह मुंबई के दहसर में ओम साईराज ज्वेलर्स से लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। दरअसल ओम साईराज ज्वेलर्स पर हमलावरों ने गोलियां चलाई थी और करीब 30 तोला सोना लूटकर फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स शॉप के मालिक पर गोली चलाने वाला आरोपी महज 18 साल का है। ओम साईराज ज्वेलर्स शॉप में सीरियस रॉबरी विथ मर्डर की इंसिडेंस हुई थी, जिसमें ज्वेलर दुकान में आने के बाद, दुकान खोलने के बाद इमीडिएटली 3 रॉबर्स अंदर घुसे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रॉबर पे फायरिंग हुई, जिसमें उनकी जान गई और वो वहाँ से एक स्कूटी जैसी बाइक लेके वहाँ से फरार हुए। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।